हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा अभी हमने दो लेक्चर डिमांड पर लगाए हैं जिसमें अच्छी खासी बातें कर चुके हैं। इंडिविजुअल डिमांड पर, मार्केट डिमांड पर, डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, इन सारी बातों पे हमने काफी सारा डिस्कशन किया है। बेटा आज बात को आगे बढ़ाएंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक बेटा उन्हीं को क्लियर होगा जिन्होंने पिछला टॉपिक अच्छे से पढ़ा। सब सामने देख रहे हैं। बेटा टॉपिक बड़ा सिंपल है, पेपर में आने के चांसेस 100%, कोई 99 वाली बात नहीं। एंड श्योर पेपर में कंफर्म आएगा। बेटा टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। और बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं सुनना। बेटा ये बात हमने पहले पढ़ी है, बस हमें ये नहीं पता था कि ये लॉ ऑफ डिमांड निकली है। बेटा लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स क्वांटिटेटिव यूनिट। सामने देखना सब। बेटा क्या ये बात हमने करी है कि नहीं करी कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि किसी भी कमोडिटी का अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। याद करो मैंने एग्जांपल दिया था टीवीएस आईक्यू 1,32,000 की थी तो अंकल ने डिमांड भी कर दी थी। 1,78,000 की सेम चीज होगी तो उनकी डिमांड गिर गई। करी थी या नहीं करी थी बात। तो वो कहता है अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप अदर चीजें कांस्टेंट रख लो, ये अदर चीजें कांस्टेंट क्या करते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब मेरा ख्याल सब समझते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सिंपल सा लॉ है। ठीक है जी, वैसे तो बहुत सारे लोग बड़े सिंपल ही थे, पर बाबू आप हो कहाँ सिंपल को सिंपल रखने वाले। कभी जिंदगी में घर जाके पढ़ा ही नहीं, मुश्किल तो बना ही दिया सिंपल चीजों को हमने। कल टेस्ट भी देख लो कितने सारे बच्चों ने दिए, डर गया मैं तो इतने सारी स्ट्रेंथ देख के ही कर। तो बाबू अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब बोला गया अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, बेटा अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेट्रस पेरिबस। नोट्स मिल जाएंगे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मुझे ये टर्म नहीं चाहिए। लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेट्रस पेरिबस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या मतलब है अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट से। बेटा आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पढ़े हैं मुझसे, इधर देखना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पढ़े हैं? बेटा क्या क्या थे डिटर्मिनेंट्स। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन द नियर फ्यूचर। ठीक पढ़े। बेटा सिर्फ प्राइस को छोड़ दो, बाकी जितनी भी बातें आपने मुझसे पढ़ी हैं यही हैं अदर फैक्टर्स। कहता है इनको कांस्टेंट मान लो अगर, इन्हीं फैक्टर को कांस्टेंट मान लो अगर, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। और बेटा ये क्या कह रहा है, कहता है अजम्पशन है इनको कांस्टेंट मान लो। एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं होते, कहता है लेकिन अगर इन सबको आपने कांस्टेंट मान लिया तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा इनवर्सली रिलेटेड नजर आएंगे। आओ जी प्रूव करते हैं। बेटा मैंने इनके ऊपर मैटर कोई खास नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, पर बेटा मैं जब समझाऊंगा तो समझाऊंगा बहुत ज्यादा, इसलिए आराम से सुनते चलो। ठीक है जी, सब सामने देखते रहेंगे प्लीज मेरी तरफ। बेटा सबसे पहली बात है, पहली असम्पशन इसने ली कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बिल्कुल ना बदले। अच्छा जी, सब सामने देखना। बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स मेरा ख्याल सबको पता है क्या होते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है जी। बेटा आप मेरी तरफ देखेंगे, इसने कहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस ना बदले। मैं आपको दिखाऊंगा बदलेंगे तो क्या होगा। मान लो बेटा पेप्सी भी 10 की है और कोक भी 10 की है, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आते हैं। ठीक है, दोनों के अपने अपने कंज्यूमर है, किसी को ये अच्छी लगती है किसी को ये अच्छी लगती है, पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी है। ठीक है जी। बाबू अगर मैं कोक का प्राइस बदल दूं, वैसे तो इसने कहा सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस मत बदलो, पर मैं दिखा रहा हूं बदलेंगे तो क्या होगा। ठीक है जी, प्लीज सामने देखते रहना मेरी तरफ। बेटा प्राइस है 8 कर दो, उससे भी एग्जांपल समझ में आ जाएगा। प्राइस है 12 कर दो, उससे भी एग्जांपल समझ में आ जाएगा।
मैं 8 करके बताता हूँ क्या होगा। बेटा जैसे ही दाम 8 हुआ, ईमानदारी से बताओ यहाँ से कुछ डिमांड शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? पक्का होगी, सब मानते हैं बेटा डिमांड पक्का शिफ्ट होगी। बेटा यानी कि अगर यहाँ से डिमांड शिफ्ट हुई होगी तो यार ये तो लॉ ऑफ डिमांड ही गलत हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यहां तो हमने पेप्सी का प्राइस हिलाया भी नहीं और डिमांड कम हो गई, पहले जो डिमांड थी और बेटा अब जो डिमांड है क्या वो बराबर है? नहीं। मान लो बेटा पहले जब पेप्सी 10 की थी, कोक 10 की थी, 1 करोड़ लोग पेप्सी पीते थे। आज बेटा क्या हुआ, आपने कोक का दाम जैसे ही 8 रुपए करा, पेप्सी का तो दाम मैंने बिल्कुल भी नहीं हिलाया बेटा, यहाँ पर पीने वाले सब 50 लाख लोग रह गए। ये तो क्या हुआ, ये तो लॉ ऑफ डिमांड ही फेल हो गया कि प्राइस कम भी नहीं हुआ, सॉरी प्राइस बढ़ाया भी नहीं और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ काफी कम हो गई। क्या बेटा अगर मैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स को कांस्टेंट ना मानूं, क्या लॉ ऑफ डिमांड फेल है? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी वजह से तो अजम्पशन लीजिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बिल्कुल फिक्स मान लो, तभी तक लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अगर ये सारी असम्पशन ट्रू रहेंगी, अगर एक भी असम्पशन हिलाई, लॉ ऑफ डिमांड फेल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, कौन से हैं वो अदर फैक्टर? यही तो है। कहता है अगर इन सबको कांस्टेंट मान लो तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी डिमांडेड। अगर इनको कांस्टेंट मान लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आएगा बेटा? आगे बढ़ाना, कहता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी प्राइस बिल्कुल बराबर मान लो। मैं दिखाता हूं बराबर ना मानने से क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। तभी उसने कहा कांस्टेंट मान लो। दिखाता हूं कैसे फेल होता है। बाबू कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सबको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं बेटा, जो साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। मैंने उससे एग्जांपल शुगर और टी का लिया था, आज कार और पेट्रोल साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। बेटा एक पर्टिकुलर कार है, पिछली बार मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था, वन ऑफ माय फेवरेट क्रेटा, मान लो 18 लाख, ठीक है जी, और 18 लाख के दाम में कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड है, लेट्स सपोज 50,000 यूनिट की क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है जी, और आज पेट्रोल का रेट है 100 रुपी पर लीटर, ठीक है। और वो गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि ये 100 से ना 150 रुपए लीटर पहुंच गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम। वैसे तो इसने कहा है उसको कांस्टेंट मान लो, पर मैं दिखा रहा हूँ कांस्टेंट ना मानो तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। और वो 100 से 150 रुपए हो गया। जैसे 100 से 150 रुपए दाम हुआ, क्रेटा का दाम नहीं हिला, पेट्रोल का दाम हिला है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, गिवन कमोडिटी का दाम नहीं हिलाया मैंने। क्रेटा 18 लाख की है, तो वो ईमानदारी से बताओ ये आज इसकी जो यूनिट डिमांडेड होगी वो 50,000 होगी या कुछ कम होगी? कुछ ना कुछ लोग सोचेंगे ना, यार बता 100 का पेट्रोल होता था 150 रुपए लीटर कर दिया, छोड़ ईवी ले लेता हूँ, छोड़ कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता हूँ, कोई सीएनजी वाली ले लेता हूँ, ये करोगे ना? ये ऐसा ही सोचता ना एक आम आदमी, एक रेशनल आदमी। तो बाबू कहीं ना कहीं पक्का पता है ना क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। देख लो बेटा, लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता था अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, यहाँ तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई और प्राइस पे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्रेटा के। ये किसकी वजह से हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के नाम की वजह से हो रहा है। इसी वजह से क्या आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी क्या करो, उसके दाम को भी क्या करो, फिक्स मान लो। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज या रिमेन कांस्टेंट। दोनों असम्पशन क्लियर हो गए पक्का से? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू तीसरी बात बहुत आसान, एक ही मिनट में प्रूव कर देंगे। कहता है इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, कहता है कंज्यूमर की इनकम भी सेम मान लो। ऐसा क्यों? मैं कहता हूँ बेटा किसी की इनकम 1 लाख रुपए महीना है, ठीक है जी, बाबू अब 2 महीने के बाद उसकी इनकम में बहुत बड़ा उछाल आया, 1 करोड़ पर मंथ हो गई। मैं कहता हूँ बेटा आप कॉमोडिटी का दाम जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी, क्वांटिटी डिमांड उसकी बढ़ती चली जाएगी, कभी गिर नहीं सकती। इस सिचुएशन एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था, 2 महीने के बाद सडन बेटा राइज हो गया उसकी इनकम, 1 करोड़ रुपए महीना कमाएगा। और वो जो कमोडिटी खरीदता था ना पहले, आज उसका जितना दाम बढ़ सकता है ना बढ़ाओ, वो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाते ही चला जाएगा, गिरेगी नहीं। मानते हैं बात सब? ठीक है ना? तो बाबू क्या हुआ यहाँ, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ तो हम दाम बढ़ा रहे हैं तब भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, फेल हो रहा है ना लॉ ऑफ डिमांड। इसी वजह से उसने कहा इनकम को भी कांस्टेंट मान लेना।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम को कांस्टेंट मान लो, कॉम्प्लीमेंट्री को कांस्टेंट मान लो, इनकम को कांस्टेंट मान लो। आगे बढ़ो। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। तो वो कहता है ऐसी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि प्राइस फ्यूचर में बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी लॉ ऑफ डिमांड फिर फेल है। लो बताता हूँ कैसे। वो पेट्रोल का दाम है 100 रुपए, सामने देखेंगे सब। पेट्रोल का दाम है 100 रुपए और मान लो हर दिन एक ही पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड आती है, रोज ऐसे ही आती है। बाबू 1 करोड़ लीटर पेट्रोल बिकता है इंडिया में, मान 100 रुपए के दाम पर 1 करोड़ लीटर रोज पेट्रोल बिकता है इंडिया में। सेम क्वांटिटी डिमांडेड है, इसके पास ही रहती है। बाबू नियर फ्यूचर एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल कल से शायद 120 हो जाएगा, ठीक है, या 150 हो जाएगा कल से, ये मान। जैसे ही बेटा ये बात सबके कानों तक पहुंची, आज क्या होगा? आज ईमानदारी से बताना, क्या क्वांटिटी डिमांडेड 1 करोड़ लीटर ही रहेगी? फटाफट से बताओ, बहुत ज्यादा होगी। जो 1-1 लीटर तेल डलवाने वाले हैं वो भी कहेंगे टंकी फुल कर दे भाई, 14 लीटर की टंकी है, 20 लीटर की टंकी है, 30 लीटर की टंकी है, पूरी फुल कर, यही करेंगे ना। अब एक बात बताओ बाबू, आज आप मानते हो डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, मैंने मान लिया बेटा डिमांड डबल हो जाएगी, 2 करोड़ लीटर हो जाएगी। एक बात बताओ, क्या आज प्राइस बदला? सेम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो गई यार। लॉ ऑफ डिमांड तो कुछ और ही कहता था, वो तो कहता था प्राइस कम करोगे तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी। मैंने तो प्राइस हिलाया भी नहीं आज, प्राइस अभी कल से बदलेगा, वो भी एक्सपेक्टेशन है। आज तो प्राइस में कुछ भी नहीं हुआ, प्राइस में कुछ हुआ भी नहीं और क्वांटिटी डिमांडेड भी इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये तो लॉ ऑफ डिमांड ही फेल हो गया। दिखाई दे रहा है लॉ ऑफ डिमांड फेल होता हुआ? पहले बताओ बात समझ में आ रही है? मैंने 4 बातें बोली, चारों समझ में? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं होगा, इनकम में चेंज नहीं होगा, और बेटा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कोई प्राइस में चेंज होने की। आगे बढ़ते हैं, चारों बातें समझ में। पांचवी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। ये बात तो खुद ही समझ में आ रही होगी बेटा। अगर कोई चीज आपकी टेस्ट या प्रेफरेंस में आ चुकी है, और मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था जियो का, अगर मेरी टेस्ट या प्रेफरेंस में आ चुकी है, वट एवर द प्राइस में भी जितना मर्जी बढ़ा लो, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, अगेन लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड कहां बढ़ती है? लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पांचों बातों को समझ में आया सेम क्यों कहा गया? अब एक बार लॉ ऑफ डिमांड बताना क्या था। शुरुआत कहां से करोगे? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इसका मतलब होता है लैटिन भाषा में सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस CETERIS, सेट्रिस पेरिबस PARIBUS। Ceteris paribus मतलब other factor remaining constant, the price of a commodity is inversely related with its quantity demanded। ये other factor remaining constant का क्या मतलब है? इन पांचों फैक्टर को कांस्टेंट मान, ये नहीं बदलेंगे, तभी लॉ ऑफ डिमांड ट्रू है, वरना ट्रू नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छे से क्लियर कर दी मैंने बात। आज छोटा सा पोर्शन पढ़ना है इसलिए गड़बड़ नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, चलो पुत्र आगे बढ़ते हैं। बाबू इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, मैं इस पे 5 मिनट ही लगाऊंगा। बाबू लॉ ऑफ डिमांड किन चीजों पर आधारित है, इसके क्या फैक्ट्स हैं, ये आराम से समझ लेना। बाबू पहली बात, इनवर्स रिलेशनशिप, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप, बात समझ में आती है। दूसरी बात, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, बहुत काम की बात बोलूंगा, इधर देखना बेटा। लॉ ऑफ डिमांड ना क्वालिटेटिव बात करता है, क्वांटिटेटिव। ये क्या मतलब हुआ बाबू? लॉ ऑफ डिमांड ने ये कहा प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी, प्राइस गिरेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। क्या इसने ये बताया कि कितना प्राइस गिराओगे तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, या कितना प्राइस बढ़ाओगे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी? ऐसा कुछ नहीं बताया इसने। इसने बस ये बताया, इसने सिर्फ डायरेक्शन बताई, नॉट द मैग्नीट्यूड। इसने बताया कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जरूर बढ़ जाएगी, बस डायरेक्शन में तो बात करी, क्वालिटेटिव तो बात करी। ये बताया कि अगर मैं प्राइस को 20% से गिराऊं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड, क्वालिटेटिव बात करता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि प्राइस गिराओ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ाओ क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। डायरेक्शन बता रहा है बस, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा कि किस हिसाब से अगर प्राइस बढ़ाऊं तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड।
समझ में आई बात? पहली बात इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, दूसरी बात सर क्वालिटेटिव बात बताता है, डायरेक्शन बता देता है, मैग्नीट्यूड नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरी बात, लॉ ऑफ डिमांड प्रोपोर्शनल भी नहीं है, यानी कि कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा भी नहीं बताता कि अगर प्राइस को 10% से बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से ही गिरेगी, ऐसा कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है भैया। कई बार ऐसा होता है प्राइस 10% से बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड 100% से ही गिर जाती है। दो चीजें बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक ने दाम 10% बढ़ाया, सारी की सारी डिमांड खत्म होगी, सारी की सारी, कोई और दूसरा प्रोडक्ट ले भी गया सारी डिमांड। तो कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है कि प्राइस 20% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 20% से गिरेगी, या 30 से बढ़ेगा तो 30 से ही गिरेगी, या 30 से गिरेगी तो वो 30 से ही बढ़ेगी, ऐसी भी कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं। ठीक है जी। और बाबू लास्ट हेडिंग बड़े काम की है, काश मुझे भी पता होता मेरी 11th क्लास में। बाबू ये जो लॉ है इट इज वन साइडेड, ठीक है ना, ये वही है एक तरफा प्यार। बाबू वन साइडेड मतलब बेटा मैं जो बात बोल रहा हूँ ना बड़े आराम से सुनना, क्योंकि पेपर में ना आप यही चीजें गड़बड़ करते हो। देखो मैंने तो ये बताया अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चा पता है क्या लिख के आते हैं? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट द क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड विद दिस प्राइस। बेटा ये बात मैंने कभी नहीं कही, प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इनवर्सली रिलेटेड विद प्राइस। मैंने कभी बात नहीं करी, ये लॉ वन साइडेड है, उसने बिल्कुल क्लियर करा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच नहीं, और एक्चुअली में होता भी नहीं होगा। मैं एक बात समझा देता हूँ, बस कोशिश करना एक ही बारी में 50। बाबू मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था वही ले रहा हूँ, टीवीएस iQube 1,32,000 की थी, तो अंकल ने खरीद भी ली, प्राइस बढ़कर 1,78 हो गया तो उन्होंने डिमांड गिरा दी। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप दिखी? ठीक है जी। मैं उल्टी बात करता हूँ, अगर कोई कमोडिटी मार्केट में ऐसे है जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही हो, बढ़ती जा रही हो, बढ़ती जा रही हो, ईमानदारी से बताऊं प्राइस पर बढ़ाएगी कंपनी, यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगी। समझाने के लिए एक बात बताऊं, क्रेटा ही 16 लाख में 20,000 एडवांस ऑर्डर आ गए, कंपनी को लगा यार मजा आ गया, उसने कर दिया दाम 17 लाख। भाई इतने लोग दौड़ रहे, बढ़ाओ प्राइस, उसने कर दिया 17 लाख। 40,000 और नए ऑर्डर आ गए, उसने कर दिया 18 लाख। दिख रहा है क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, कोई भी कंपनी प्राइस गिराती नहीं, ऐसे सिचुएशन में प्राइस बढ़ते ही हैं। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में कभी इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होती ना रियल टाइम, ये हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। इसलिए मैं बता रहा हूं ये लॉ सिर्फ वन साइडेड है। क्या लिख के आओगे? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आपने गलती से भी लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड से इनवर्सली रिलेटेड विद प्राइस, काटा, बिल्कुल काटा, बिल्कुल जीरो। समझ आई बात? अच्छे से बात समझ आई कि नहीं? फटाफट से बताओ पक्का। आज का लास्ट टॉपिक 5 मिनट का बेटा, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आपको क्या लगता है ये जो लॉ ऑफ डिमांड है जो कहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? बेटा 5 कारण है, एक एक मिनट की, कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत आराम से निपटाते हैं। बेटा सबसे पहला कारण, प्लीज सब सामने देखेंगे, सबसे पहला कारण है एडिशनल कंज्यूमर। प्लीज सामने देखना बेटा, पिछली बार जो एग्जांपल दिया था वही कॉपी करूंगा ताकि एग्जांपल फिट होने शुरू हो जाए। यहाँ पर मैं जानबूझ के एक जैसे एग्जांपल देता हूँ बार बार ताकि बेटा यहाँ चले जाए, हर बार एक नया एग्जांपल दूंगा, भूलते जाओगे। बाबू Amazon प्राइम मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, मान लो बेटा 1,500 रुपए का आता है सब्सक्रिप्शन फॉर अ सिंगल स्क्रीन, 1,500 रुपए पर एनम, ये रेट है Amazon प्राइम का। कुछ भी हो मुझे नहीं जानना, आप सिर्फ सामने देखो। ठीक है जी। आपने क्या कर रखा है बेटा, एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है जी, जबकि आपके घर में बेटा 3 टीवी स्क्रीन है जो अलग अलग रूम्स में है, 3 अलग अलग रूम है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर रूम में आपने वो ऑपरेट करते हो। ठीक है जी, आपको लगता है इतना महंगा क्या करना, बाकी दोनों टीवी के लिए निकल। ठीक है जी। बाबू आज Amazon प्राइम ने कोई स्कीम निकाली और इसको कर दिया 300 रुपये साल का सब्सक्रिप्शन। कितनी खुशी हुई, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है जी, 300 रुपये में एक स्क्रीन पूरे साल के लिए,
अच्छा ईमानदारी से बताओ, वो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। प्राइस गिरा है, डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है ये जो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर ट्रू हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? सर बहुत बड़ा कारण है एडिशनल कंज्यूमर का जुड़ जाना। वो बहुत सारे एडिशनल कंज्यूमर की इनकम के अंदर अंदर आ जाएगा कि नहीं? पहले एक इंसान, आप खुद सोचो, 20,000 रुपये महीना कमाता है, ठीक है जी, वो उसको लगता है 1,500 रुपये ज्यादा है। आज वही इंसान 20,000 रुपये महीना ही कमा रहा है बेटा, उसको लगेगा यार मैं तो साल के 240 कमा रहा हूँ, 300 रुपये में पूरे साल का कुछ भी नहीं है, अभी खर्चो। मानते हो कि नहीं बेटा इस बात को? तो बाबू यहाँ लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल ट्रू है। पर बाबू क्यों ट्रू है ये भी तो समझने की कोशिश करो। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे पहला रीजन होता है एडिशनल कंज्यूमर का जुड़ जाना। बेटा अगर किसी भी चीज का दाम गिरता है तो बहुत सारे नए कंज्यूमर भी आ जाते हैं उस चीज को खरीदने, और सिर्फ नई की बात क्यों करूं, एक्सिस्टिंग की भी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आप भी पता है क्या सोच रहे होंगे, यार 1,500 में मैंने एक स्क्रीन का खरीदा था, आज की तारीख में 1,500 में 5 स्क्रीन आ रही है। 5 स्क्रीन यार खरीद ही लेता हूँ, 2 स्क्रीन पे भी चला लेंगे, 300 आपने भी खर्च दिए। ये एक कारण है लॉ ऑफ डिमांड के ट्रू होने का। समझ में आई बेटा बात? कि एडिशनल कंज्यूमर जुड़ जाते हैं प्राइस गिरने पर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? आगे बढ़ जाए बाबू। दूसरा कारण लॉ ऑफ डिमांड के ट्रू होने का, डिफरेंट यूजेस। बेटा कई प्रोडक्ट कई कमोडिटी ऐसे होती हैं जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। सबसे फेमस प्रोडक्ट है बेटा जो हमारी किचन में इस्तेमाल होता है, मिल्क। बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है जी बेटा। वन यूजेस मिल्क इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, जिसमें चाहे आप चलो मैंगो शेक बनाओ, कोई और शेक बनाओ, टी कॉफी के तौर पर इस्तेमाल करो, ये एक यूज है, ठीक है जी सर। दूसरा कर्ड, बटर, घी, पनीर, सर इतने सारे इस्तेमाल हैं मिलके, ठीक है जी। मैं कहता हूँ बेटा आपकी एक पर्टिकुलर इनकम है और आप ना मिल्क के ऊपर रोज के 300 रुपए से ज्यादा नहीं खर्चना चाहते, और मान लो मिल्क बेटा मार्केट में आपको 70 रुपए लीटर मिल रहा है, तो आप 4 लीटर मिल्क खरीद कर लाते हो और एक्सपेंड करते हो बेटा टोटल 280 रुपए रोज, ठीक है जी। आप 300 से ज्यादा सोचते नहीं, ठीक है बाबू। कब कहाँ होता था मिल्क, 20-30 रुपए लीटर होता था प्योर मिल्क, पढ़ते पढ़ते 70 आ चुका है। मान लो बेटा एक दिन ऐसा आ गया कि प्योर मिल्क की कीमत 100 रुपए हुई, और आप बहुत जल्दी देख लोगे, वरना बाकी सब पैक्ड मिल्क ही देखोगे। क्यों देख लोगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बेटा अलाउ नहीं है डेयरी का शहर के अंदर होना, 7 किलोमीटर दूर जाना है हर शहर से। बहुत जल्दी बाहर निकाल देंगे सबको, ठीक है जी। फुल क्रीम मिल्क और प्रॉपर प्योर मिल्क यही रेट पहुंच जाने वाले, देख लेना आप, ठीक है जी बाबू। अब आप कितना खरीदोगे? अब आप 3 लीटर खरीदना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप 300 से ज्यादा जाना नहीं चाहते, है ना बाबू। क्या करोगे आप 3 लीटर में? देखो इंसान की सोच पता है क्या है, प्राइस बढ़ गया है ना अगर किसी चीज का और उसके बहुत सारे इस्तेमाल है, तो हम क्या करते हैं, डिमांड तो गिरा ही लेंगे। प्राइस बढ़ा है, 70 से 100 हो गया, तो बेटा डिमांड तो मैंने गिरा ही ली 4 से 3 लीटर। लॉ ऑफ डिमांड तो ट्रू है। आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या चल रही है? भाई इसके पीछे वजह चल रही है डिफरेंट यूजर्स। पहले आप क्या करते थे बेटा, सारी चीजों में इस्तेमाल करते थे, अब आपके दिमाग में पता क्या आएगा, यार मिल्क अच्छा यार इंपॉर्टेंट चीज है, पीना तो चीज, चलो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, चलो कर्ड भी बना लेंगे, चलो बटर भी बना लेंगे, घी और चीज रहने देते हैं। ऐसी इंसान की सोच आ जाती है, ठीक है जी। ये चीज ना और अच्छा समझ में आएगी, मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ बेटा। आपके सामने कभी प्याज ने दाम पकड़ा 200-200 रुपए किलो? कभी रेट पकड़ा प्याज ने, प्याज का दाम हुआ 200 रुपए किलो? नहीं हुआ? अरे हुआ यार, क्या बात करें, आपने होश संभाला होगा। हर साल में एक बार तो पक्का होता है, पिछले 2-3 सालों से हो रहा है, ठीक है जी सर। अच्छे अच्छे प्याज के शौकीन पता क्या करते हैं, यार अब सैलेड में रहने देते हैं, बस जिस सब्जी में जरूरी है ना उसी में काट के डाल दो, अब सैलेड में रहने देते हैं, यही करते हैं ना सब। दाम बढ़ने पे डिमांड तो गिर गई, पर आपको पता है ना डिमांड गिरने के पीछे कुछ और भी चीज चल रही है, वो क्या चल रही है, डिफरेंट यूजर्स। प्याज के भी बहुत सारे इस्तेमाल थे, हमने अब सैलेड में छोड़ दिया ना, यही चल रहा होता है बेटा। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? मैं तो भाई न्यूट्री बहुत शौक से खाता हूँ, और ज्यादातर न्यूट्री वाले क्या करते हैं, प्याज सर्व करते हैं,
जब ये प्याज ऐसा हो जाता है ना 200 रुपए किलो, न्यूट्री वाले के रेडी से प्याज उड़ जाते हैं, मूली ले आता है, जा यार तेरी कमी थी, ऐसा होता है ना। तो भाई यही हालात है कि अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिर जाएगी, उसके पीछे कारण क्या चल रहा होगा, डिफरेंट यूजर्स, लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट यूज के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। अब वो क्या कर रहा होगा, वो जो ग्रेवी बनाता है न्यूट्री की उसमें तो इस्तेमाल कर रहा होगा प्याज, क्योंकि उसके बिना टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन सैलेड में सर्व नहीं करेगा क्योंकि दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसने खुद ही डिमांड गिरा दी अपनी। क्या ये बात समझ में आती है अच्छे से। और वो डिफरेंट यूजर्स और बेटा एडिशनल कंज्यूमर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ा सकते हैं बात बेटा। आगे एक बात है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बहुत सिंपल, लो सबसे पहले इसी को निपटाते हैं बेटा। आगे एक बात है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अभी भी मैंने बात करी इसकी, लो फटाफट से अभी और बात करते हैं। पेप्सी कोक दोनों मार्केट में 10 रुपए की है, प्लीज सामने देखो। जब ये 10-10 रुपए की है, पेप्सी की डिमांड है 1 करोड़ क्वांटिटी और कोक की डिमांड है 1 करोड़ 20 लाख क्वांटिटी। सामने देखना, मान लो यही है, सबके अपने अपने कंज्यूमर है, पेप्सी के अपने कंज्यूमर है, कोक के अपने कंज्यूमर है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है बाबू। अगर आज पेप्सी 8 रुपए की हो जाए क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, ये तो सबको पता है, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड ट्रू है, ठीक है जी। पर बाबू क्यों, क्या चल रहा है इसके पीछे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो आप समझ नहीं रहे बेटा। ये 1 करोड़ लोग तो पेप्सी पियेंगे पियेंगे, जो 10 के दाम पे पीते थे वो 8 के दाम पे नहीं पियेंगे क्या, 100%, कैसी बात करो, ये 1 करोड़ तो पियेंगे पियेंगे। आपको पता है ना बहुत सारी डिमांड यहाँ से उठ के यहाँ से, इंडियन कंज्यूमर है 1-1 रुपए के लिए लड़ता है ये, आपको पता है ना बहुत सारी डिमांड यहाँ से उठकर यहाँ से। सर ये तो समझ में आया कि प्राइस गिरता है डिमांड बढ़ती है, पीछे वजह पता चल रही है क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी एक बहुत बड़ी वजह है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से एडिशनल कंज्यूमर वाली बात समझ में आई थी। Amazon प्राइम मेंबरशिप याद रख लेना, बिल्कुल अच्छे से याद रखेगी, ठीक है जी। एडिशनल उसके बाद डिफरेंट यूजर्स बात समझ में आई थी, मैंने मिल्क और प्याज का एग्जांपल दिया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पेप्सी कोक, आगे बढ़ते हैं बाबू। फर्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ डीएमयू बेटा, जो लॉ ऑफ डिमांड है लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से भी सच है। क्यों ऐसा क्यों, आपको लग रहा होगा यार लॉ ऑफ डीएमयू कहाँ रिलेट करता है डिमांड के साथ, बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो वो लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता था, as we consume more and more units of a commodity the utility derived from each successive unit goes on decreasing, ऐसे ही बोलता था लॉ ऑफ डीएमयू। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ बाबू। आज आपने ना बेटा बहुत मेहनत करके 1.5 लाख रुपए सेव कर लिए, पिछले 4-5 महीने से आप जोड़ रहे हो 1.5 लाख रुपए सेविंग कर ली, और आप बेटा एक बाइक के शौकीन रॉयल एनफील्ड, आपने बेटा उनकी एक बाइक परचेज कर ली, स्टैंडर्ड मॉडल बाय कर लिया 1.5 लाख, लेट्स सपोज 1.5 में आता है, 1.5 में बाय कर लिया, ठीक है जी बाबू। 2-3 महीने आपने और सेव करा, अब आपके पास फिर 1.5 लाख रुपए की सेविंग है बाबू, दोबारा स्टैंडर्ड बाय करोगे, दोबारा बाइक 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 सेम बाइक बाय करोगे, फटाफट से बताओ जल्दी से, नहीं क्यों, क्या उतना सेटिस्फेक्शन देगी ये, लॉ लॉ ऑफ डीएमयू लग जाएगा ना। अब आपके दिमाग में आएगा यार 1.5 लाख की पहले ली थी, अगर आप 1.5 लाख की लोगे क्या उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन गिरेगा, पक्का मानते हैं सब, लॉ ऑफ डीएमयू भी तो चल रहा है साथ साथ, आप बाय नहीं करोगे, कंफर्म डेमोशन नहीं करोगे बाय। लेकिन बेटा एक ही महीने के बाद दिवाली ऑफर निकाल दिया रॉयल एनफील्ड ने, सेम बाइक 1 लाख रुपए, सर अब बाय करोगे कि नहीं करोगे, 100% बाय कर दोगे। अब दिमाग में था क्या हुआ, यार मैंने तो 2 महीने पहले तो 1.5 लाख की थी, आज इन्होंने दाम 1 लाख कर दिया, 33% दाम गिरा दिया, कोई दिक्कत नहीं ले लेता हूँ भाई चला लेगा। 1.5 लाख में नहीं भाई चला सकता था, लेकिन 1 लाख में कंफर्म भाई चला लेगा, ऐसी सोच आ जाती है आदमी की, ठीक है जी। और बेटा आप पक्का बाय कर लोगे, देखो प्राइस गिरा, प्लीज मेरी तरफ देखना, प्राइस गिरा, क्वांटिटी डिमांडेड आपने पक्का बढ़ाई, लॉ ऑफ डिमांड ट्रू है, पर आपको पता है इसके पीछे क्या चल रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू। जब सेम प्राइस था ना, आपको क्या लग रहा था कि बेटा मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो आपने बाय नहीं किया। लेकिन बेटा सच बात यह है कि अगर लॉ ऑफ डीएमयू की है, एक आप अजम्पशन याद करो, एक अजम्पशन थी फिक्स प्राइसेस एंड इनकम, याद तो नहीं आएगी आज यहाँ, कल आए नहीं थे ना टेस्ट में, पढ़ के भी नहीं आए थे बाबू। अगर वो अजम्पशन याद करो, अगर मैं वहां पर उस अजम्पशन को ट्रू ना मानू ना,
बेटा इसकी वजह से, प्राइस गिरने की वजह से सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। मैं बता देता हूँ, वहां पे मैंने एग्जांपल क्या दिया था। हैंगरीज ने आपको 100 रुपए का पिज्जा दिया, आप 6 की 6 स्लाइस खा गए, उन्होंने कहा अगला पिज्जा 10 रुपए में सेम। कभी आपका सेटिस्फेक्शन गिरेगा? एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स बाय कर रहे हो, लॉ ऑफ डीएमए तो कहता है सेटिस्फेक्शन गिरेगा, लेकिन अगर प्राइस गिर जाए तो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं गिरता, हमेशा बढ़ जाता है। सेम बात यहाँ चल रही है बेटा, अगर इसका प्राइस गिरेगा तो कभी भी बेटा आपका सेटिस्फेक्शन गिर नहीं सकता, हमेशा बढ़ेगा। आप इसी की वजह से उठा लोगे भाई, ये चल सब कुछ लॉ ऑफ डीएमयू के ऊपर ही रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना। 1,32,000 में टीवीएस iQube एक ली, और बेटा आज गवर्नमेंट कहते हैं 50% सब्सिडी हम देंगे, 1,32 की जगह 66 की मिलेगी। कौन मिलाएगा बस ये बताओ? सब खरीद लाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इतना दाम कम हो जाएगा, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, कभी मेरा सेटिस्फेक्शन गिर नहीं सकता, हमेशा बढ़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का सीख लिया? एक लास्ट बात, और बेटा आज का टॉपिक है, ऐसे मैंने आपके साथ आज करा बढ़िया ना इंसाफ, तो मुझे भी फील हुआ कि मैंने कहा मैं आज जल्दी छुट्टी कर दूंगा। कहीं तो समझ चुके मेरी चालें अच्छे से, कहीं बेचारे अभी भी नादान है, उन्हें तो लगता है सच में जल्दी छुट्टी होगी, 10 मिनट में होगी। बेचारे बैग भी नहीं खोलते, 10 मिनट में होगी छुट्टी। नादान बच्चे, क्या करें, लोग उत्तर करते हैं बात। बेटा चलो सुनो, इनकम इफेक्ट लास्ट बात करने जा रहे हैं, आराम से सुनो बेटा। मान लो आपके यहाँ पर ना एक आर्टिसन काम करता है, एक कारीगर, मेरे यहाँ पर एक कारीगर है, मान लो टाइल लगाकर जाता है रोज, ठीक है जी, और रोज की उसको दिहाड़ी मिलती है 1,000 रुपये। प्लीज सुनना, बड़े काम की बात है, ठीक है जी। मैं टॉपिक का नाम है इनकम इफेक्ट, जिसकी बात करूँ, रोज उसको 1,000 रुपये मिलते हैं। उसका डेली रूटीन है बेटा, यहाँ से जाते ही क्या करता है, रोज 50 रुपए की दाल खरीदता है, ठीक है जी। बाबू किसी ना किसी प्रोविजन स्टोर की दुकान पे जाता है, कोई ना कोई दाल का रेट पूछता है। दाल का रेट है बेटा, लेट सपोज की बात करते हैं 200 रुपए पर केजी, ठीक है जी। तो बाबू 50 रुपए की वो बाय करता है, 50 रुपए की 250 ग्राम दाल आती है। उसके परिवार में 5 मेंबर है, तो दाल बनती है, ठीक है जी। कुछ उसकी वाइफ ज्यादा कॉपरेट करती है, थोड़ा बहुत पानी डालती है ज्यादा, और कुछ वो खाते टाइम कॉपरेट करता है, अपने बच्चों के लिए ज्यादा छोड़ता है, जैसे भी है एडजस्टमेंट करके रोज खा लेते हैं सर, ठीक है जी। और रोज रात को उसका रूटीन है दाल ही खानी है घर में, और बेटा दाल खा के सुधरता है, ये सब कुछ चलता है, ठीक है बेटा। टॉपिक का नाम जरूर इनकम इफेक्ट है। मेरी बात यहाँ पर ना उसकी मनी इनकम से रिलेटेड नहीं चल रही। मनी इनकम क्या होती है बेटा? मनी इनकम होती है जो उसको रोज 1,000 रुपए मिलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस टॉपिक में कहीं पर भी उसकी मनी इनकम की बात नहीं, उसकी इनकम नहीं बदलेगी, उसकी इनकम मनी इनकम 1,000 ही मिलेगी, ठीक है जी। किस इनकम की बात चल रही है वो मैं बताता हूँ। बाबू आज भी उसको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन मान लो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया कि बेटा दाल के प्राइस, किसी भी दाल के प्राइस 100 रुपए किलो से ज्यादा नहीं है, सब 100 रुपए किलो। बाबू बस एक बात बताओ, वो जब रोज 50 रुपए अलग निकालता था अपने 1,000 रुपए में से दाल के लिए, उसने आज भी 50 रुपए अलग निकाले हुए हैं। बस मुझे एक बात बताओ, आज वो क्वांटिटी 250 ग्राम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा? ज्यादा खरीद लेगा। और वो कितनी खरीद लेगा? आज बेटा उसकी दाल क्योंकि 100 रुपए किलो हो चुकी है, तो 50 में आधी किलो आ चुकी। ये तो बात समझ में आ रही है कि प्राइस गिरा है तो क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ेगी, विदाउट अ डाउट, ठीक है जी। लॉ ऑफ डिमांड तो ट्रू है, ठीक है जी। सर आपको पता लग रहा है इसके पीछे वजह क्या है? इसके बेटे पीछे वजह चल रही है उसकी रियल इनकम बढ़ रही है। ये रियल इनकम क्या चीज होती है? रियल इनकम मतलब उसकी परचेसिंग पावर। बाबू पहले 50 रुपए में वो 250 ग्राम बाय कर पाता था, आज 50 रुपए किसी चीज का दाम सस्ता हो चुका है। दिख रही है ना बेटा उसकी रियल इनकम, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, उस चीज को खरीदने की क्षमता उसकी ज्यादा बढ़ चुकी है। सब लॉ ऑफ डिमांड ट्रू है, पर इनके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, और मैंने लगभग सारे कारण समझाने की कोशिश करी। चाहे वो डिफरेंट यूजेस था, चाहे वो एडिशनल कंज्यूमर था, इनकम इफेक्ट था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, या लॉ ऑफ डीएमयू था। पांचों कारण चल रहे होते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर। क्लियर है बेटा? रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय।